तो आज हम बात करने वाले हैं पॉप की दुनिया के एक ऐसे बादशाह की जिसकी एक दुखद मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। चलिए माइकल जैक्सन के उन्हीं आखिरी दिनों की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 25 जून 2009 ये वो तारीख थी जिसने जैसे संगीत की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दिन पॉप के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की मौत की खबर आई और दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस के लिए मानो वक्त ही रुक गया था। और देखिए, पूरी दुनिया उनकी वापसी का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक 50 शो का कॉन्सर्ट टूर था, दिस इज इट। लेकिन शो शुरू होने के बस कुछ ही हफ्ते पहले एक ऐसी ट्रेजेडी हुई, एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुरू में तो सबको लगा कि ये एक दुखद हादसा है, लेकिन जब शुरुआती शौक थोड़ा कम हुआ तो एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई। कोरोनर की रिपोर्ट में साफ लिखा था, मौत नेचुरल नहीं थी। इसे एक होमिसाइड यानी हत्या करार दिया गया। और बस इसी एक खुलासे ने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी और उलझी हुई इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से को देखते हैं, डॉक्टर और दवा, वो जानलेवा कॉम्बिनेशन। इन्वेस्टिगेटर्स का सारा ध्यान सीधा एक ही इंसान पर गया, डॉक्टर कॉनराड मरे। ये जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर थे। इन्हें खास तौर पर जैक्सन के उस जबरदस्त कॉन्सर्ट की तैयारियों के दौरान उनकी देखभाल के लिए ही हायर किया गया था। और सबसे बड़ी बात, वो आखिरी पलों में जैक्सन के साथ अकेले थे। तो सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टिगेटर्स को उस कमरे में, उस घटनास्थल पर ऐसा क्या मिला जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़कर रख दिया। उन्हें मिली प्रोपोफॉल की शीशियां। अब देखिए, प्रोपोफॉल कोई मामूली दवा नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल सर्जिकल एनेस्थेटिक है। मतलब इसे ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इतनी तेजी से काम करती है कि इसे कभी-कभी मिल्क ऑफ एमनेशिया भी कहते हैं। और सोचिए, इस दवा का किसी के घर में मिलना, ये ना सिर्फ अजीब था बल्कि बेहद खतरनाक भी। प्रोपोफॉल को इस्तेमाल करने के बहुत सख्त नियम होते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिक जैसी सेटिंग में दिया जा सकता है। इसे कोई ट्रेन्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही दे सकता है, और वो भी तब जब मरीज के दिल और ऑक्सीजन पर लगातार नजर रखी जा रही हो। लेकिन जैक्सन के केस में इनमें से एक भी सेफ्टी रूल फॉलो नहीं किया गया था। और ये तुलना साफ साफ दिखाती है कि बंद दरवाजों के पीछे असल में कितनी खतरनाक चीज चल रही थी। हॉस्पिटल में जो एक कंट्रोल्ड मेडिकल टूल होता है, वही चीज घर में एक बेहद खतरनाक और जानलेवा पदार्थ बन गई थी। अब उस सुबह की टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने रखती है। रात के 1:30 बजे वैलियम दी गई, फिर 2 बजे लोरेज़ेपैम का इंजेक्शन, फिर सुबह 5 बजे मिडाज़ोलम का इंजेक्शन, और फिर सुबह 10:40 पर प्रोपोफॉल की वो जानलेवा डोज। और सबसे चौंकाने वाली बात, 911 पर कॉल इसके लगभग 2 घंटे बाद 12:21 पर किया गया। तो इन सब सबूतों के साथ मामला अब अदालत की तरफ बढ़ा, और यहीं से शुरू हुई लापरवाही और कानूनी लड़ाई की कहानी। डॉक्टर मरे पर चार्ज लगा इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का, यानी गैर इरादतन हत्या। अब यहां प्रोसिक्यूशन को यह साबित नहीं करना था कि मरे ने जानबूझकर जैक्सन को मारा। नहीं, उन्हें बस ये साबित करना था कि उनकी हरकतों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से जैक्सन की मौत हुई। और पूरा का पूरा केस एक ही कानूनी शब्द पर टिका था, ग्रॉस नेग्लिजेंस, यानी घोर लापरवाही। इसका मतलब सिर्फ छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि इतना ज्यादा लापरवाह होना कि ये दूसरों की सुरक्षा की जानबूझकर अनदेखी करने जैसा हो। सवाल यह था कि क्या डॉक्टर मरे का बर्ताव इस कैटेगरी में आता है? क्या वो क्रिमिनली जिम्मेदार थे? अब हम आते हैं मुकदमे के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द पीपल वर्सेस मरे। यहां अदालत में 2 बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे के उलट कहानियां पेश की गईं। तो देखिए, कोर्ट में 2 पक्ष थे। एक तरफ प्रोसिक्यूशन कह रहा था कि डॉक्टर मरे ने घोर लापरवाही बरती, प्रोपोफॉल का इस्तेमाल नींद की दवा के तौर पर किया, जो कि बिल्कुल गलत था। अपने मरीज को अकेला छोड़ दिया और टाइम पर 911 भी नहीं बुलाया। दूसरी तरफ डिफेंस का कहना था कि जैक्सन ने खुद ही वो डोज ले ली थी, डॉक्टर मरे तो बल्कि उन्हें इस दवा से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जैक्सन एक ऐसे ड्रग एडिक्ट थे जो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो इन 2 बिल्कुल अलग कहानियों को सुनने के बाद जूरी के सामने सिर्फ एक ही बड़ा सवाल था, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, फैसला, और वो सवाल जो आज भी पूछे जाते हैं। आखिरकार जूरी ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने प्रोसिक्यूशन की दलीलों को माना और डॉक्टर कॉनराड मरे को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। उनका फैसला साफ था,
डॉक्टर मरे के काम घोर लापरवाही की श्रेणी में आते थे। इस जुर्म के लिए उन्हें उस समय की अधिकतम सजा दी गई, 4 साल जेल। तो हाँ, एक डॉक्टर को तो जिम्मेदार ठहरा दिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की गलती की नहीं है। ये कहानी फेम के, प्रसिद्धि के उस जबरदस्त दबाव के बारे में बड़े सवाल खड़े करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो पूरा सिस्टम कैसा था जिसके अंदर एक ग्लोबल आइकॉन, एक सुपरस्टार इतना अकेला और इतना असुरक्षित हो सकता है।